वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सुधीर जैन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। हम अपने पिछले लेक्चर की सीरीज में हम बात कर रहे थे जॉइंट्स के बारे में। हमने शुरुआत की थी वहाँ पर क्वार्टर जॉइंट से। आज हम आगे बढ़ेंगे, नकल जॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो नकल जॉइंट जैसा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देखो स्टूडेंट्स, ये 4-5 पार्ट में हमारे यहाँ पर बना हुआ है। जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आई एंड, बीच में से हॉलो है। दूसरा है फॉर्क एंड, फॉर्क की जैसे बनाया हुआ है, ऐसे कांटे की जैसे, बीच में से ये भी हॉलो बनाया हुआ है। आई और नकल को फॉर्क एंड को जब हम दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, सर्कल्स को इस तरीके से जोड़ते हैं कि ऊपर से हम नकल पिन को इंसर्ट कर पाए। नकल पिन में नीचे की तरफ हमने एक लेटरल डायरेक्शन में होल बना रखा है जहाँ पर हम टेपर पिन को इंसर्ट करेंगे, और जब हम इन दोनों आई एंड और फॉर्क एंड को जोड़ देंगे तो नीचे से कॉलर लगाकर टेपर पिन को लगाकर हम इसे लॉक कर देंगे। ये जॉइंट जो हमारा टेंसाइल लोड के केस में काम आएगा। साथ में कहाँ पर काम आता है स्टूडेंट्स ये जॉइंट हमारा? जहाँ पर दोनों जो रॉड्स हैं वो बिल्कुल कोएक्सियल हो, अब इनकी जो एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रही हो या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, परंतु ये ध्यान रखने की बात है कि स्टूडेंट्स ये सब एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक्सियल फोर्स को ट्रांसमिट करेगी और लिमिटेड एंगुलर मूवमेंट को परमिट करती है कि फॉर्क एंड या आई एंड थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर सकता है, लेकिन बेसिकली एंगल इसका 180 डिग्री के आसपास होना चाहिए। बाइसिकल चेन में हम इसे जनरली काम में लेते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में भी ये कई जगह पर काम में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये जो टॉर्क को ट्रांसमिट नहीं करेगा, ये सिर्फ टेंसाइल लोड के केस में ही काम में आता है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, पहले हमने 3D में फिगर बनाया, अब हमने यहाँ पर इसका 2D के अंदर डायग्राम बना रखा है। लेफ्ट हैंड पर जो है वो इसका एलिवेशन है, जबकि राइट हैंड पर हमने जो इसका फिगर दिखा रखा है ये इसके प्लान को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लान में हमने डायमेंशंस दिखाई है, एलिवेशन में अपने डायमेंशंस दिखाई है। तो वो डायमेंशंस जिसे हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर या ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल रिलेशंस, वो हमने यहाँ पर मेंशन की है। मानिए तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ रॉड d मान रखा है हमने, और साथ के साथ में d के साथ में लोड को हमने यहाँ दिखाया है कैपिटल P से। थिकनेस ऑफ फॉर्क T1, थिकनेस ऑफ सिंगल आई T या रॉड एंड जिसे हम कहेंगे, डायमीटर ऑफ पिन D1, आउटर डायमीटर ऑफ I को हमने D2 से रिप्रेजेंट किया है। डायमीटर ऑफ पिन हेड एंड कॉलर दोनों सेम होंगे, इसे हमने D3 से रिप्रेजेंट किया है। और पिन हेड की जो थिकनेस है इसे हमने T2 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसके अलावा हमने बहुत सारी डायमेंशन को इन टर्म्स ऑफ रॉड डायमीटर इस फिगर के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो डायमेंशंस डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखो, अब हमारा नकल जॉइंट का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे जो फेलियर्स हैं उसमें सबसे पहला फेलियर है टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी रॉड का टेंसाइल फेलियर कंसिडर करते हैं तो फेलियर में रॉड 2 टुकड़ों में टूटती है, ये हमने यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है आपको। साथ में ध्यान रखने की बात क्या है कि जब ये रॉड 2 टुकड़ों में ब्रेक होती है तो हमें इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया रजिस्टिंग टेंशन को टेंसाइल फेलियर में लोड को सपोर्ट करने को या रॉड को टूटने से बचाने के लिए जो एरिया हमें यहाँ पर चित्र में नजर आ रहा है वो है π/4 d²। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो लोड भी हमें मालूम है, स्ट्रेस भी हमें मालूम है, तो यहाँ से हम d को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी डिजाइन की प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला डायमीटर, रॉड का डायमीटर जो है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें पिन की, तो हमारा पिन, क्योंकि जो फॉर्क और आई एंड को जोड़ रहा है, तो फॉर्क ऊपर से 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, नीचे से बीच में आई एक जा रही है। तो जब ये पिन फेलियर में जाता है या हम कहें कि शियर फेलियर इसका होता है, तो इसकी लेयर्स एक दूसरे के साथ स्लिप कर जाती है। स्लिप किस तरीके से करती है कि पिन के ऊपर का हिस्सा फॉर्क के ऊपर के साथ रह जाएगा, पिन के बीच का हिस्सा जो है वो आई एंड के साथ चला जाएगा, और पिन के नीचे का हिस्सा फिर से फॉर्क के नीचे के हिस्से में रह जाएगा। तो बेसिकली इसके पिन के 3 टुकड़े हो जाएंगे, जैसे हमें यहाँ पर चित्र में नजर आ रहे हैं। तो जब 3 टुकड़े हो गए तो फेलियर हमारा डबल फेलियर हो जाएगा। इसे हमने इसलिए डबल शेयर फेलियर से रिप्रेजेंट किया। तो एरिया फिर से हमें वही दिखाई दे रहा है, π/4 × d1²। अगर मैं इसे प्लान में देख रहा हूँ तो π/4 × d1², डबल है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2
इंटू π/4 d1 स्क्वायर। रिजल्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, π/2 d1 स्क्वायर। फिर से वही स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो यहां से हम इस d1 को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए हम आगे बात करें सिंगल जो हमारा आई एंड है या रॉड एंड जिसे हम कह सकते हैं, उसके बारे में हम बात करें तो क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन आई। तो यहाँ पर क्रशिंग फेलियर फिर से वही स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो क्रशिंग फेलियर कहाँ पर होगा स्टूडेंट, जहां पर पिन इस आई एंड के अंदर रिलेटिव मोशन करेगी। तो यहाँ पर ये हमें इसकी थिकनेस नजर आ रही है और पिन का डायमीटर नजर आ रहा है। तो थिकनेस और डायमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एरिया बन जाएगा और यहाँ से हम क्रशिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट कर पाएंगे। बेंडिंग फेलियर ऑफ पिन, ये डायरेक्टली हमने फार्मूला लिखा है क्योंकि ये हमारे सिलेबस के बाहर की बात है थोड़ी सी। यहाँ पर ट्रायंगुलर लोडिंग भी पिक्चर में आ जाती है, लेकिन फिर भी बेंडिंग फेलियर के लिए जो फार्मूला हमें चाहिए वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारे पिन की बेंडिंग स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, बेंडिंग स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। टेंसाइल फेलियर ऑफ आई, यहाँ पर ये हमारी जो आई है या रॉड एंड का जो हमने फेलियर कंसिडर किया है, यहाँ पर फिर से टेंसाइल फेलियर किस तरीके से होगा कि ये इसका पार्ट जो है निकलकर दूसरी तरफ टूट कर चला जाए। तो एरिया कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, d2 में से d1 घट जाएगा और इसकी जो आई की जो थिकनेस है ये, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेंसाइल फेलियर हो जाएगा हमारा सिग्मा टी इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, तो t इंटू d2 माइनस d1। इस नकल जॉइंट की जो खासियत है वो यही खासियत है कि टेंसाइल फेलियर और शियर फेलियर, चाहे सिंगल आई हो चाहे डबल आई हो, इसमें दोनों में हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम आता है। तो शेयर फेलियर ऑफ आई, ये देखो शेयर फेलियर में ये स्लाइड करके बाहर निकल गया आई का हिस्सा, तो एरिया इसका भी वही t मल्टीप्लाइड बाय d2 माइनस d1। तो यहां से हम शेयर फेलियर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने सिंगल आई के तीनों फेलियर देख लिए, टेंसाइल भी देख लिया, शेयर भी देख लिया, क्रशिंग फेलियर भी देख लिया। अब इसी तरीके से हम फॉर्क के भी तीनों फेलियर्स को एक एक करके कंसीडर करेंगे। अब हमें देखो टेंसाइल फेलियर ऑफ फॉर्क, तो ये हमने फॉर्क का डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। फॉर्क के डायग्राम में ये टुकड़े टूटकर दोनों अलग हो जाएं तो डबल एरिया फिर से डबल आ जाएगा, एक टुकड़ा एक साथ जाएगा, दूसरा टुकड़ा दूसरी बार में जाएगा। तो यहाँ एरिया जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी फॉर्क की जो थिकनेस थी वो t1 थी और फॉर्क का आउटर डाई का डायमीटर तो d2 था और पिन अंदर जो है dp या पिन d1 को हमने यहाँ पर मान रखा है। तो d2 में से d1 घट जाएगा और 2 इंटू t1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा एरिया बन जाएगा 2t1 d2 माइनस d1 और स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ से जो भी चीज़ हमारे को अननोन है, चाहे तो d2 यदि अननोन है तो d2 कैलकुलेट किया जा सकता है, चाहे पहले हमने d2 अगर कैलकुलेट कर लिए हैं तो हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली इस नकल जॉइंट की जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारी अप्रोच जो रहती है वो स्टूडेंट्स वो ये रहती है कि हम इंपेरिकल रिलेशन से पहले सारे के सारे डेटा को मान लेते हैं, उसके बाद इनके जो स्ट्रेसेस के फेलियर्स हैं वो कैलकुलेट करते जाते हैं, स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते जाते हैं और इन स्ट्रेसेस को अलाउेबल स्ट्रेसेस या परमिसिबल स्ट्रेसेस से कंपेयर करते जाते हैं। ये वैल्यूज इंड्यूस्ड वैल्यूज जो फार्मूले से कैलकुलेट हुई है वो यदि कम होगी तो हमारा डिजाइन जॉइंट जो है वो सेफ होगा, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जॉइंट फेल हो जाएगा। उस केस में हमें डायमेंशंस को इम्प्रूव करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। आगे बात करें उसी तरीके से जिस तरीके से टेंसाइल फेलियर ऑफ फोर्क था उसी तरीके से शेयर फेलियर ऑफ फोर्क आएगा। तो शेयर फेलियर में वो पार्ट जो है स्लाइड करेगा और एरिया फिर से वही सेम बन जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, वैल्यू 2t1 d2 माइनस d1, ये वैल्यू सेम आ जाएगी हमारे पास शेयर फेलियर ऑफ फॉर्क में। क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन फॉर्क, फिर से उसी तरीके से पिन यहाँ पर रिलेटिव मूवमेंट करेगी तो उसके कारण से जो एरिया, फिर से एरिया डबल होगा। क्यों डबल होगा, यहाँ पर भी पिन लगी हुई है, नीचे से भी पिन लगी हुई है, तो दोनों साइड में पिन का जो रिलेटिव मूवमेंट होगा उसके कारण से एरिया डबल होगा। और डबल एरिया किस तरीके से, हमारी जो थिकनेस है वो t1 है और अंदर का जो डायमीटर है वो d1 है, तो 2 इंटू t1 इंटू d1, ये यहाँ पर हमारा एरिया आ जाएगा और हमारा स्ट्रेसेस, क्रशिंग स्ट्रेसेस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखा हमने, इसके सारे के सारे फेलियर्स को कंसीडर किया, स्ट्रेसेस को कैलकुलेट किया और हम इसको
बढ़ते हुए यहाँ पर हमें दिख रही है इसका नकल जॉइंट की डिजाइन प्रोसीजर, सारे के सारे एम्पेरिकल डेटा हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से कंसिडर करेंगे, और जब ये सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट हो जाती है तो हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लेते हैं।